नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, आपराधिक न्याय प्रशासन। जी, ये वो पूरी व्यवस्था है जो किसी अपराध के बाद काम करती है। मतलब अपराधियों का पता लगाना, फिर जांच, मुकदमा और सजा, ये सब इसमें आता है। हाँ, और ये कोई सीधी सरल प्रक्रिया नहीं है, काफी जटिल है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई परतें हैं, कई संस्थाएं, कई सिद्धांत हैं जो साथ काम करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इन्हीं परतों को समझने में मदद करेगी। हम देखेंगे कि भाई अलग अलग तरह की अदालतें हैं, वो कैसे काम करती हैं, और फिर वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय नियम या मानक है जो इस पूरी प्रणाली को आप कह सकते हैं एक दिशा देते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनके पीछे के सिद्धांत क्या हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्तर की अदालतों से। सबसे पहले तो साधारण न्यायालय, जिन्हें हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स कहते हैं, ये तो हमारे न्याय सिस्टम का आधार है ना? काफी हद तक, हाँ। हाँ? ये वो अदालतें हैं जहां देश के ज्यादातर आपराधिक और दीवानी यानी सिविल मामले सुने जाते हैं। अच्छा। और इनकी एक व्यवस्थित संरचना होती है, एक पदानुक्रम, मतलब एक हायरार्की होती है। हायरार्की जैसे भारत में आप देखें तो नीचे मजिस्ट्रेट या जिला अदालतें हैं, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय और फिर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। हाँ। ये संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। सबसे पहली बात तो ये अपील का रास्ता खोलती है। अगर कोई निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपर की अदालत में जा सकता है। अच्छा, ये तो है। और ये हायरार्की सिर्फ अपील के लिए ही नहीं, शायद शक्तियों का संतुलन बनाए रखने और ये पक्का करने के लिए भी जरूरी है कि कानून एक जैसा लागू हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पदानुक्रम ये सुनिश्चित करता है कि कानूनों की, जैसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी है, उसकी व्याख्या और उसका अनुप्रयोग पूरे देश में सुसंगत हो, एक जैसा हो। ये कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बुनियादी जरूरत है। ये व्यवस्था एक तरह से न्याय तक सबकी पहुंच और उसकी गुणवत्ता की गारंटी देती है। साधारण अदालतों के अलावा फिर विशेष अदालतें भी होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स। मुझे लगता है ये इसलिए बनाई जाती होंगी क्योंकि कुछ मामले शायद ज्यादा पेचीदा होते हैं या उन्हें जल्दी निपटाना जरूरी होता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। देखिए, विशेष अदालतों की जरूरत तब पड़ती है जब किसी मामले में खास तरह की विशेषज्ञता, मतलब एक्सपर्टीज चाहिए हो। अच्छा। या फिर जब उन्हें बहुत तेजी से निपटाना जरूरी हो। ये अदालतें खास कानूनों के तहत बनाई जाती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे स्रोत बताते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। इनका लक्ष्य होता है जो गंभीर अपराध हैं, खासकर जैसे बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, उनकी सुनवाई तेजी से करना। ये तो बहुत जरूरी है। और ये अदालतों पर जो मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने का भी एक प्रयास है। इसी तरह मैंने किशोर न्यायालयों के बारे में भी सुना है, जुवेनाइल कोर्ट्स। जी हाँ, किशोर न्यायालय ये नाबालिगों से जुड़े मामलों को देखते हैं, और यहाँ जोर सजा पर उतना नहीं होता जितना सुधार या पुनर्वास, मतलब रिहैबिलिटेशन पर होता है। अच्छा, ये नजरिया अलग है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प उदाहरण है भारत का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी। हाँ, एनजीटी, पर्यावरण वाले मामले। सही, ये पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखता है। अब देखिए, पर्यावरण के मामलों में वैज्ञानिक और कानूनी दोनों तरह की गहरी समझ चाहिए होती है। हाँ, वो तो है। जो शायद सामान्य अदालतों के पास हर समय उपलब्ध न हो। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी न्याय प्रणाली खास तरह की चुनौतियों के लिए, खास जरूरतें पूरी करने के लिए खुद को ढालती है, नई संरचनाएं बनाती हैं। तो ये विशेष अदालतें सिर्फ मामलों को तेजी से निपटाने का साधन नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली कितनी लचीली है और विशेष जरूरतों के हिसाब से न्याय दे सकती है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यही है, ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ एक ढर्रे पर नहीं चलता। समाज जैसे जैसे जटिल होता है, नए मुद्दे सामने आते हैं, जैसे पर्यावरण बचाना है या बच्चों के अधिकार हैं, तो न्याय प्रणाली भी उनसे निपटने के लिए विकसित होती है। ये ज्यादा लक्षित, ज्यादा कुशल न्याय की तरफ एक कदम है। राष्ट्रीय स्तर पर ही एक और खास तरह की अदालत का जिक्र है, मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। क्या ये सामान्य अदालतों से अलग हैं क्योंकि इनका फोकस सिर्फ मानवाधिकारों पर होता है? मुख्य रूप से हाँ। इनका गठन ही खास तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों से निपटने के लिए किया गया है। अच्छा। कई राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRCs भी हैं। वो जांच तो करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां ज्यादातर सलाहकारी होती हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। मतलब वो सीधे सजा नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जिला स्तर पर जो मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किए गए हैं, वो ज्यादा सीधे तौर पर काम करते हैं।
और इनका मकसद क्या है? क्या ये उन मामलों के लिए है जहां शक सरकारी एजेंसियों पर ही हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इनका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों से जुड़े अपराधों की तेजी से सुनवाई करना है, खासकर उन मामलों में जहां राज्य या उसकी एजेंसियों पर ही उल्लंघन के आरोप हों। जैसे न्यायेतर हत्याएं यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, हिरासत में यातना, टॉर्चर या इस तरह के दूसरे दुर्व्यवहार। इनकी अध्यक्षता आमतौर पर सेशंस जज करते हैं। ये पीड़ितों को एक समर्पित, एक डेडिकेटेड मंच देते हैं अपनी बात रखने के लिए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जैसे कानून इनकी स्थापना को जरूरी बनाते हैं। तो ये तो सीधे सीधे राज्य जवाबदेही, स्टेट अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक तरीका बन जाते हैं। निश्चित रूप से। और यहीं से वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि राज्य की जो इतने बड़ी शक्ति है और एक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, उनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये अदालतें इसी संतुलन को बनाने का और अधिकारों के उल्लंघन के लिए खास उपाय, स्पेसिफिक रेमेडीज प्रदान करने का एक तंत्र है। ये दिखाती हैं कि न्याय प्रणाली के अंदर ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कैसे विशेष इंतजाम किए गए हैं। चलिए अब राष्ट्रीय दायरे से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था का जिक्र आता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC। जी, ICC ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था है। ये 2002 में रोम कानून, रोम स्टैट्यूट नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत बनी थी। और इसका काम क्या है? इसका काम है उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक यानी सबसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने का आरोप है। सबसे गंभीर अपराध ये कौन से हैं जिनका जिक्र रोम कानून में है? रोम कानून के तहत ICC के अधिकार क्षेत्र में 4 मुख्य तरह के अपराध आते हैं। जी। पहला है नरसंहार, जीनोसाइड, मतलब किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या उसके एक हिस्से को खत्म करने के इरादे से किए गए काम। दूसरा है मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये किसी भी नागरिक आबादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर या योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमले होते हैं, जैसे हत्या, गुलामी, जबरन देश निकाला, यातना, बलात्कार वगैरह। तीसरा है युद्ध अपराध, वॉर क्राइम्स, यानी जब सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो उस दौरान जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन करना या युद्ध के कानूनों और रिवाजों का गंभीर उल्लंघन करना। और चौथा है आक्रामकता का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये तब होता है जब एक राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे राज्य की संप्रभुता या उसकी क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ हथियारबंद बल का इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ICC दुनिया में कहीं भी कोई गंभीर अपराध हो तो तुरंत दखल दे देता है। इसकी भूमिका थोड़ी सीमित लगती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। ICC एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे कहते हैं पूरकता या कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ICC अंतिम उपाय का न्यायालय है, अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, आखिरी रास्ता। हाँ, ये तभी कार्यवाही करता है जब संबंधित देश की अपनी न्याय प्रणाली इन गंभीर अपराधों की जांच करने या उन पर मुकदमा चलाने में असमर्थ हो, अनेबल हो या अनिच्छुक हो, अनविलिंग हो। अच्छा, बिल्कुल। अगर कोई देश ईमानदारी से, सही नियत से जांच और मुकदमा चला रहा है तो ICC उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये राष्ट्रीय प्रणालियों का सम्मान भी करता है। और ICC में जांच शुरू कैसे होती है? क्या वो खुद ही कोई मामला उठा सकते हैं? जांच शुरू होने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, ICC का जो अभियोजक है, प्रोसिक्यूटर, वो अपनी पहल पर मिली जानकारी के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। ठीक है। दूसरा, कोई सदस्य देश यानी जिसने रोम कानून पर हस्ताक्षर किए हैं वो किसी स्थिति को ICC के पास भेज सकता है, रेफर कर सकता है। और तीसरा रास्ता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UN सिक्योरिटी काउंसिल। वो किसी स्थिति को ICC को सौंप सकती है, चाहे वो देश रोम कानून का सदस्य हो या ना हो। अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर में देखें तो ICC की मौजूदगी ही अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है ना? बिल्कुल। ICC इस विचार का प्रतीक है कि कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि उन्हें पूरी मानवता के खिलाफ माना जाता है और उनके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर न्याय मिलना मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल, जब राष्ट्रीय तंत्र या तो काम नहीं कर रहे हों या करना नहीं चाहते हों। ये वैश्विक न्याय और दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब अदालतों से थोड़ा आगे बढ़कर उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों पर बात करते हैं जो राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों को प्रभावित करते हैं।
ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या असर होता है? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और मानक हैं, ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए नैतिक दिशा सूचक की तरह हैं। ये निष्पक्षता, मानव अधिकारों का सम्मान और कानून का शासन जैसे मूल्यों पर आधारित हैं। हम्म। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये देशों को अपनी न्याय प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं और एक न्यूनतम वैश्विक स्तर, एक ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड तय करते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये मानक आते कहाँ से हैं। जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, UDHR, ये तो बहुत फाउंडेशनल दस्तावेज है। हाँ, UDHR बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अनुच्छेद 10, आर्टिकल 10 कहता है कि हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा, फेयर ट्राइब्यूनल द्वारा, उचित और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। बिल्कुल। और अनुच्छेद 11 निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत को स्थापित करता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी जब तक किसी का दोष साबित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। बिल्कुल। और आज दुनिया भर की न्याय प्रणालियों के ये आधार हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि, ICCPR है। ये शायद इन अधिकारों को और विस्तार से बताती है। जी, ICCPR, जो कि एक बाध्यकारी संधि है, बाइंडिंग ट्रीटी है, उसका अनुच्छेद 14 निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों की एक बहुत विस्तृत सूची देता है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें बहुत कुछ है, जैसे सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, वकील की सहायता पाने का अधिकार, अपने खिलाफ जो गवाह हैं उनसे सवाल जवाब करने, क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार, बिना बेवजह देरी के मुकदमा चलने का अधिकार और अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार। ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। अच्छा। ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि मुकदमा सिर्फ नाम के लिए ना हो, बल्कि असल में निष्पक्ष हो, फेयर हो। और जिनीवा कन्वेंशन, इनका संबंध तो युद्ध के समय के व्यवहार से है, जहां तक मुझे पता है। सही कहा आपने। जिनीवा कन्वेंशंस खासतौर पर सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में लागू होते हैं। ये युद्ध बंदियों, घायलों और आम नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार के मानक तय करते हैं। इनमें यातना, अमानवीय व्यवहार और जानबूझकर हत्या जैसे कामों पर सख्त रोक है। इन नियमों का अगर गंभीर उल्लंघन होता है तो उसे युद्ध अपराध माना जाता है। और यहीं पर फिर ICC जैसी संस्थाओं की भी भूमिका आ जाती है। बिल्कुल, यहीं पर वो जुड़ जाते हैं। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज मिलकर एक तरह का सुरक्षा जाल बनाते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये देशों को मार्गदर्शन देते हैं कि उन्हें अपनी आपराधिक प्रक्रियाएं, मतलब गिरफ्तारी से लेकर जांच, मुकदमे और सजा तक को कैसे बनाना चाहिए, ताकि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। जी। ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय देते समय कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों का पालन जरूर हो। संधियों और कन्वेंशन के अलावा स्रोत में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के प्रस्तावों का भी जिक्र है। क्या ये भी उतनी महत्वपूर्ण है? इनकी प्रकृति थोड़ी अलग है। देखिए, UNGA के जो प्रस्ताव होते हैं, रेजोल्यूशंस, वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते जैसे संधियां होती हैं। अच्छा, लीगली बाइंडिंग नहीं है। नहीं, इन्हें अक्सर सॉफ्ट लॉ कहा जाता है, लेकिन इनका नैतिक और राजनीतिक वजन बहुत होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा या सहमति को दर्शाते हैं और धीरे धीरे ये देशों के व्यवहार को और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी प्रभावित कर सकते हैं। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ। जैसे कैदियों के व्यवहार से जुड़े नियम। हाँ बिल्कुल, जैसे कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियम। इन्हें अब सम्मान से नेल्सन मंडेला नियम कहा जाता है। नेल्सन मंडेला नियम। जी, ये जेलों में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार कैसा हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, उनके रहने की स्थिति कैसी हो, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कैसे हो, इन सब पहलुओं पर बहुत विस्तृत दिशा निर्देश देते हैं। इनका लक्ष्य ये है कि कैद में भी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। ये बहुत मानवीय दृष्टिकोण है। हाँ। और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं, पुलिस वगैरह के लिए? बिल्कुल है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स। ये पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए नैतिक मानक तय करती हैं। इसमें क्या मुख्य बातें हैं? इसमें जोर दिया गया है कि बल का प्रयोग तभी किया जाए जब बिल्कुल जरूरी हो, और उतना ही किया जाए जितना जरूरी हो, प्रोपोर्शनेट हो। यातना का विरोध करना, सभी व्यक्तियों की मानवीय गरिमा का सम्मान करना, ये सब बातें इसमें शामिल हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सिद्धांत हैं। ये क्यों जरूरी है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी,
ये इसलिए जरूरी हैं ताकि न्यायाधीश बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ कानून और तथ्यों के आधार पर अपना फैसला दे सके। हाँ, ये तो निष्पक्ष न्याय के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। ये सिद्धांत न्यायाधीशों को बाहरी दबावों से बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो दबाव सरकार से हो या किसी और ताकतवर समूह से। तो ये यूएनजीए प्रस्ताव भले ही बाध्यकारी न हो, पर ये एक तरह से अच्छे व्यवहार के मानक तय करते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं। और ये दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन बातों को सर्वोत्तम प्रथा, बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। ये लगातार सुधार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि आपराधिक न्याय प्रशासन कितना बहुस्तरीय, कितना मल्टी लेयर्ड है। जी हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर साधारण अदालतें हैं, फिर खास जरूरतें पूरी करने के लिए विशेष अदालतें हैं, और साथ ही मानव अधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिए समर्पित न्यायालय भी। सही। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी जैसी संस्था है जो सबसे गंभीर अपराधों से निपटती है, और इन सबको एक दिशा देने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक और सिद्धांत, चाहे वो यूडीएचआर जैसे मार्गदर्शक दस्तावेज हों, आईसीसीपीआर जैसी बाध्यकारी संधियां हों, या फिर नैतिक मार्गदर्शन देने वाले यूएनजीए प्रस्ताव। बिल्कुल। और असल में राष्ट्रीय प्रणालियों और इन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के बीच जो ये लगातार एक संवाद, एक तरह की खींचतान चलती रहती है, वही आपराधिक न्याय को विकसित करती है। अंतिम लक्ष्य तो यही है कि एक ऐसी न्याय प्रणाली बने जो न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगाने में प्रभावी हो, असरदार हो, बल्कि जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और हर व्यक्ति के मानवाधिकारों का पूरा सम्मान करे। यह सुनिश्चित करना कि न्याय प्रक्रिया सिद्धांतों और व्यवहार दोनों में खरी उतरे, ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो पूरी जटिल प्रणाली है, जिसमें अलग अलग तरह की अदालतें हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, ये कैसे सुनिश्चित करती है कि न्याय न केवल दिया जाए बल्कि वो निष्पक्ष भी लगे? खासकर जब नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध जैसे बहुत गंभीर मामले हों, तो राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। ये वास्तव में एक बहुत गहरा और हमेशा प्रासंगिक रहने वाला प्रश्न है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।